हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मीरा एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा, उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाते थे, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मीरा एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड। इससे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब अगर देखा जाए इस फंड को 11.7 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते, और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.7 इयर्स में तो 14.11% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 11.7 इयर्स में तो 17.58% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 3% से बीट कर रखा है। आप 3% से ज्यादा मान सकते हैं। और तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि देखिए आप लार्ज कैप में मतलब बड़ी कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होगी। जो बड़ी कंपनीज जो के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट रहती है, और इनमें अगर मार्जिन आपका 3 से 4% है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप कंपेयर करें या लार्ज कैप कंपेयर करें, अगर वो कैटेगरी को बीट कर रहा है 5%, 10% या 15% से, तो वो थोड़ा ज्यादा आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप में देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। बहुत अच्छा खासा इन्होंने कैटेगरी को बीट कर रखा है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर आप करते 1,000 रुपए और 10 साल तक कंटिन्यूसली करते, हर महीने आपने इन्वेस्टमेंट करते, तो 1,20,000 रुपीज आपका डिपॉजिट होता है। 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन जाता है 2,85,000 रुपीज में। मतलब देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, और वो भी 10 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड पे किया होता, तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1,96,000 रुपीज में। मतलब यहाँ पे आप अगर पैसा देखेंगे तो आपको पैसा डबल तक भी नहीं हुआ है, उसके आसपास ही आप मान सकते हैं। और मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,74,000 रुपीज में। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि मतलब आप क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। मतलब एफडी से बेटर तो गोल्ड ही है। गोल्ड ने थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड से बहुत ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है आपको इसी शीट में पता चल जा रहा होगा। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज रिटर्न है, डेफिनेटली इसमें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली अबव एवरेज रिटर्न रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क रहेगा। क्यों रहेगा ये आगे में नीचे पता चलेगा, जब मैं आपको रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के बारे में बताऊंगा लास्ट 3 इयर्स के। तो उसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो बीटा जो है वो बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपका जो वॉलेटिलिटी होती है इस पर्टिकुलर फंड का विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क कितना है वो आपको पता चलता है। तो 1 से नीचे होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो इस फंड का 0.92 है जो कि 1 से नीचे है, और कैटेगरी का देखें तो 0.93 है। तो देख पा रहे जो कैटेगरी से भी थोड़ा कम है। अगर आप इसका बीटा देखें तो थोड़ा बहुत कम यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना प्लस है उससे कितना माइनस है, वो आपको एक साल में रिटर्न मिल सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने इस फंड का अगर मतलब अगर इस फंड में अगर आपको इस महीने 20% तक का रिटर्न मिलेगा इस साल में, तो आप इससे कितना प्लस रिटर्न ले सकते हैं, माइनस कितना उतना रिटर्न ले सकते हैं। मतलब ये जो है आपको एवरेज रिटर्न से प्लस और माइनस आपको बताता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 12.02% लिख रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपका अगर एवरेज रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड का अगर 20% है, तो आप इसे प्लस कर लीजिए 12, तो मतलब आपको इस साल 32.02% तक का रिटर्न मिल सकता है। या फिर आप इससे 20% से 12% माइनस कर दीजिए, मतलब आपको 8% तक का रिटर्न मिल सकता है इस साल। तो इसमें क्या पता चलता है कि आपको कितना एवरेज रिटर्न से प्लस और माइनस मिल सकता है। तो अगर देखा जाए ये जितना कम हो तो अच्छा है। तो यहाँ पे कैटेगरी का देखा जाए तो 12.39 है, और इस फंड का देखा जाए तो 12.02 है, तो मुझसे कम है, तो जो कि अच्छा खासा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों के मामले में देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है, बीटा भी थोड़ा सा कम है, और आपको रिटर्न भी ज्यादा दिया है, वो भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो और क्या चाहिए, बहुत अभी तक का तो मैंने बता रहा हूँ बढ़िया फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर फंड का। लेकिन आगे देखते हैं कि इसमें क्या 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 चीजें हैं, मार्केट कैपिटल से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना रिस्क लेता है। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें, मान लीजिए अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपए उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, वो आराम से कर सकते हैं। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अगर लमसम करना चाहते हो 5,000 रुपीज से आप लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा कभी आप इससे एग्जिट मान लिए। अब एएम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। आपसे इससे आपको पता चलता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 41,352 करोड़ रुपीज है, जो कि बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। क्योंकि देखिए
आपका अगर एयूएम साइज कम रहता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको पता चलता है कि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फंड नहीं है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे, यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादातर पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तो आपके यहाँ पे दिमाग में यह आता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लेकिन जब यहाँ पे एम साइज ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। कभी कभी आप देखते हैं कि यार कोई कोई फंड जो है वो एसआईपी बंद करवा देते हैं, कभी कभी लमसम बंद करवा देते हैं। रीजन क्या है? रीजन उसका यही है क्योंकि यहाँ पे जो एयूएम साइज है वो ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे एक पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है, कोई फुल आप नहीं कह सकते इंपैक्ट पड़ रहा हो फंड में। तो यहाँ पे एम साइज का देखा जाए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए मैं आपको जो बताता हूँ कि 10 से 15 साल के बीच में अगर फंड है, आपका जो एम साइज होना चाहिए 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है तो वो अगर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं, कि ज्यादा होगा तो यहाँ पे लोग ज्यादातर भरोसा कर रहे हैं, तभी ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो एम साइज के मामले में मैं यहाँ पे बोलूँ, ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है फंड मैनेजर को आप मैनेजमेंट फीस देना पड़ती है, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वही दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज एन फीस, मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पे 0.53% एकदम सही है, क्योंकि हर एक वीडियो में बता रखा है कि एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना जरूरी होता है। और मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उसको अच्छा खासा फंड मान सकते हैं, क्योंकि आपका 1% भी लॉन्ग टर्म में जो है वो आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। इवन 0.9 या 0.8% भी बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.53 है जो कि बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए अपने एक साल के बाद आपने सेल करा, जो कि लॉन्ग टर्म टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। मान लीजिए आपने एक साल पहले एग्जिट मारा तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना रिस्क इस पर्टिकुलर फंड में है और कितना रिस्क नहीं है, तो आपको सब पता चलेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 10.21% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 5.76% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 82.43% तक एलोकेशन है, डेप्ट एंड अदर्स में 1.6% तक एलोकेशन है। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने 82.43% तक का एलोकेशन जो कि लार्ज कैप में, लार्ज कैप मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें ज्यादा, देखिए लार्ज कैप फंड है तो इसमें डेफिनेटली 82% तक का लार्ज कैप पे तो होगा ही होगा। तो रिस्क की बात करें तो यहाँ पे 5.76% तक का रिस्क ले रखा है, और मिड कैप में इनका 10.21% तक का भी एलोकेशन है। तो करीब करीब लगा सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में मिला के 16% तक का एलोकेशन है, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके आपको रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट करवा पा रहा है। तभी आप देख पा रहे हैं कि इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न क्यों दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17.58% तक का रिटर्न इसीलिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका मार्केट कैपिटल है, यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब करीब 15 से 16% रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रखा है। और ओवरऑल बताऊं तो मार्केट कैपिटल एकदम बढ़िया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 34.69% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.89% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 9.26% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल में 8.79% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.18% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.14% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 7.07% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 5.83% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.92% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 0.68% का एलोकेशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी कमी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर के जो फंड है ना, मतलब सॉरी सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी, ये दोनों में ही इनका ज्यादा भरोसा आ गया, और बाकी में आप देखिए थोड़ा कम कम इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो थोड़ा और कंसंट्रेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में कम हो सकता था, लेकिन इनका ज्यादा भरोसा इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर, उनका नाम है गौरव मिश्रा, इनका एक्सपीरियंस है 5.61 ईयर्स का। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि एक फंड मैनेजर 4 साल से मिनिमम तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, आप उनकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि हाँ इन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया पास्ट में, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, तो आप उस हिसाब से इन पे भरोसा करके आप इनको पैसा दे सकते हैं, इनसे इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो ये जो चीज है थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं।
अब रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवरऑल देखा जाए बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा सेक्टर एलोकेशन जो है वहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है फाइनेंशियल सर्विसेज में, थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था। और दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क लेके चल रहे हैं, मतलब देखा जाए आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, वहाँ पे आपको 16% तक का एलोकेशन है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क है, तभी आपको रिटर्न भी थोड़ा-सा ज़्यादा दिल पा रहा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे एक्सिस का ब्लू चिप फंड है या फिर आप कैनरा का ब्लू चिप फंड देखेंगे तो उनका 16% तक का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का रिटर्न देखें तो 17.58% तक का रिटर्न है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया गया है, इसलिए आपको रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिला है। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन और एक और नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे एयूएम साइज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हाँ इसमें कोई ज्यादा पार्शियल इम्पैक्ट है, कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर मेरे को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम 5 से 7 साल होना चाहिए। और अगर आप ब्लू चिप फंड दूसरे भी रिसर्च करते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे आपका क्वांट का लार्ज कैप फंड हो गया, या फिर आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो गया, एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, उसके बाद आपका और भी है एसबीआई का ब्लू चिप फंड हो गया। तो ये जो 4-5 फंड मैंने आपको बताया उनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, और उनमें से एक फंड पे ही पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि आपने 3-4 फंड में लगा दिया जो कि लार्ज कैप है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप की जो 100 कंपनीज होती है उन्हीं में इनके पोर्टफोलियो में वही ज्यादा होता है। और आप अगर 2-2 फंड या 3-3 फंड एक ही कैटेगरी का ले लेंगे तो आपका वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप ना हो ये आप ध्यान रखिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करिए, यानी कि मैंने बोल दिया और आपको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। खुद रिसर्च करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, और तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भरोसा आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।